वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले कॉम्बिनेट्रिक्स का पार्ट 1 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। कल मैंने आपको सेट्स बताया था, उसके भी क्वेश्चन आंसर्स का एक और वीडियो बाकी है, लेकिन फिर मैंने सोचा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू कर देता हूँ ताकि सेट्स की वीडियो मैं बनाता रहूंगा बाद में। ठीक है, तो पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली इसको हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, अगर दो इवेंट्स है ए और बी, ठीक है, ए एम टाइम्स अकर हो सकता है और बी एन टाइम्स। ठीक है, लेकिन और अगर एम और एन साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं तो नंबर ऑफ वेज वो अकर हो सकते हैं इज एम इंटू एन। ठीक है, जैसे मैं एम को 5 ले लूं और एन को 3 ले लूं, तो 1 2 3 4 5 और 3 को ए बी सी। तो क्या 1 का ए बी सी, 2 का ए बी सी, 3 का ए बी सी, 4 का ए बी सी। ठीक है, ऐसे करते करते 5 का एबीसी, मतलब एक ही बचा था। 5 का एबीसी, तो सबके दो तीन तीन हो रहे हैं, तो 5 × 3 = 15। ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर 5 या फिर 3 अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ एक ही हो सकता है, तो होगा 5 + 3, या फिर 5 में से कोई एक हो या फिर 3 में से कोई एक होगा। तो 5 + 3 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल बोलते हैं और इसको एडिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल का हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का। इंडिया में 15 आईआईटी हैं, सबके 10-10 ब्रांचेस हैं, और अगर एक जेई टॉपर ने क्रैक कर लिया है जेई एग्जाम, ठीक है, तो वो कितने वेज में आईआईटी के ब्रांचेस ले सकता है। ठीक है, 15 आईआईटी, सबके 10-10 ब्रांच, एक की 10 ब्रांच ले सकता है, दूसरे की 10 ब्रांच, तीसरे की 10 ब्रांच, 30 करते करते 15 की 10 ब्रांचेस, 15 × 10 150। ठीक है, समझ गए। दूसरा देख लेते हैं। देर आर 15 आईआईटीज इंडिया में, 15 आईआईटी और 20 एनआईटी मान लो। ठीक है, अगर जो ए ट्रिपल ई जो एनआईटी का एग्जाम होता है, और जब जे डबल ई जो आईआईटी का एग्जाम होता है, दोनों मैंने क्लियर कर लिए। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, दोनों मैंने क्लियर कर लिए, तो मैं नंबर ऑफ वेज कितना ले सकता हूँ भाई, देखो, या फिर मैं 15 आईआईटी में से कोई एक लूंगा या फिर 20 एनआईटी में से कोई एक लूंगा, तो 15 + 20 35। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम देखते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, परम्यूटेशन काउंट्स द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स फ्रॉम एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये बस अरेंजमेंट देखता है, इसका मतलब 1 2 और 2 1 इसके लिए सेम नहीं है, इसके लिए अलग अलग है। जैसे अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 है, उसमें से 2 बारी हो सकता है, तो 1 फैक्टोरियल = 3। ठीक है, ये बनता है। और कॉम्बिनेशन में भी सेम सेम बनता है। 2 फैक्टोरियल, 2 - 2 से 2, हाँ, कॉम्बिनेशन भी सेम बनता है, लेकिन अगर मैं नंबर थोड़ा सा हेरा फेरी चलो वो तो एग्जाम्पल में देख लेंगे। ठीक है, इसमें इसमें अरेंजमेंट का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें बस काउंट करता है। 1 2 और 2 1 इसके लिए सेम है कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन परम्यूटेशन के लिए अलग है। ठीक है, अरेंजिंग पीपल डिजिट्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, लेटर्स एंड कलर्स आर एग्जांपल ऑफ परम्यूटेशन। ये सब हम इसमें करेंगे। सिलेक्शन ऑफ मेन्यू, फूड, क्लोथ, सब्जेक्ट्स, द टीम आर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन। अब मैं मानू, ठीक है, एक बच्चा है राजू और एक बच्चा है मुकेश। ठीक है, अब मैं टीम वाला एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मैं बोलूँ एक सिलेक्टर ने टीम बनाई है राजू और मुकेश की, और जो दूसरा सिलेक्टर है उसने बनाई है मुकेश और राजू की। ठीक है, अब बताओ दोनों में कोई डिफरेंस है। टीम में दोनों तो खेलेंगे ही ना, लेकिन परम्यूटेशन में डिफरेंट होगा, ये दोनों टीम्स अलग होंगी अगर ये परम्यूटेशन में रहेगा। ठीक है, लेकिन परम्यूटेशन में हम तभी टीम्स का नहीं रखते। ठीक है, वही अगर हम डिजिट्स का देखें, एक डिजिट है 3 और एक डिजिट है 1, बताओ इसमें से कितने नंबर बन सकते हैं। दो बन सकते हैं, एक तो 31 और एक 13। ठीक है, दो डिजिट नंबर दो बन सकते हैं। ठीक है, तो क्लियरली कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ थोड़ा सा, अगर हाँ, अब मैं बताता हूँ फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या होता है। ठीक है, तो दोनों में n = नंबर ऑफ टोटल थिंग्स। ठीक है, r = नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट अ टाइम। ठीक है,
पी मतलब परम्यूटेशन और सी मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है, देखो कॉम्बिनेट्रिक्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बेसिकली दो दो फॉर्मूला तो मेन होते हैं। ठीक है, दो फॉर्मूला हमको हमेशा याद करने होते हैं। ठीक है, बाकी के जो एक और फॉर्मूला होता है जो काम का आता है, लेकिन वो अभी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। आज की वीडियो के लिए और थोड़ी सी और वीडियोस के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला। ठीक है, और मैं एक और चीज, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कब लेना है, तो उसके यूजेस हमेशा हमको याद होना होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक टीम में, ठीक है, अगर मैं दो का अलग अलग अरेंजमेंट रख दूंगा तब भी वो सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम वही डिजिट्स में होगा वो अलग रहेगा। हमको वैसे ही हमको रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू उसको देखना होता है कि हमको क्या लेने की जरूरत है। ठीक है, बैक टू द वीडियो चलते हैं अभी हम। ठीक है, ठीक है, तो आर का भी समझ गए। ठीक है, अब इसका होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, ये भी समझ गए। अब मैं देखता हूँ, अब थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं। एन की वैल्यू ले लेते हैं 5, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन 5 आ गया, 5 माइनस आर को ले लेते हैं 2, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अगर मैं बोलूं, अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 5 डिजिट्स हैं, ठीक है, मेरे पास 5 डिजिट्स हैं और मुझे उनमें से 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो मैं उन डिजिट्स में से कितने 2 डिजिट नंबर बना सकता हूं? आंसर आएगा 20। ठीक है, कैसे बता दो। 1 2 3 4 5 है। ठीक है, एक तो आ गया 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है, ये होगा हमारे 4। फिर आ गया 2 1 2 3 2 4, नहीं 2 2 1, 2 1, हाँ 2 1 भी आएगा। ठीक है, और 2 5, 3 1 3 2 3 4। ठीक है, 3 5 3 6, यहाँ के 4, यहाँ के 4, यहाँ के 4। ठीक है, फिर 4 का भी 4, फिर 5 का भी 4, तो 5 × 4 = 20। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन का भी प्रिंसिपल लगा सकते हैं। अब देखते हैं हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं एन एन और आर का एक और बताता हूँ जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि अगर जीरो आ जाएगा ना इसमें, क्योंकि जीरो हम लेंगे ही क्यों टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, फिर तो हर का आंसर कुछ भी नहीं आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, जीरो ही आएगा उसका आंसर। और प्लस माइनस माइनस फैक्टोरियल कैसे आएगा? ठीक है, जैसे इसमें तो फिर माइनस फैक्टोरियल आ जाएगा ना, तो माइनस फैक्टोरियल तो आई, माइनस का फैक्टोरियल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे तो हमेशा नेचुरल नंबर, प्लस हम नेगेटिव नंबर थिंग्स हो ही नहीं सकती इन रियल लाइफ, नेगेटिव नेगेटिव नंबर ऑफ थिंग्स हो ही नहीं सकती। ठीक है, प्लस एन शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू आर। अगर मेरे पास 5 डिजिट है उसमें से मैं 6 डिजिट नंबर कैसे बनाऊंगा? ठीक है, ये भी तो सोचने की बात है ना। प्लस हमारा आर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं माइनस में थिंग्स कैसे उठाऊं, और मैं जीरो थिंग्स भी उठा सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं परम्यूटेशन में आर की वैल्यू 0 रखूं और एन की वैल्यू 3 रखूं, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - आर, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, परम्यूटेशन में हमेशा जब हम सेम वैल्यू रखते हैं एन और आर की, तब हमेशा वैल्यू 1 आती है। मैं अभी प्रॉपर्टीज बताऊंगा वैसे आपको। ठीक है, थोड़ी सी ये हो गया। अब अगर मैं इसमें सेम लूं तो देखना डिफरेंस। ठीक है, सॉरी डिफरेंस नहीं आएगा इसमें भी, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, इसमें मैंने गलती करी, यहाँ पर 0 फैक्टोरियल आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर फैक्टोरियल 3 है। ठीक है, मैं 0 ले रहा था क्या उसको? अच्छा सॉरी, 0 ले रहा था मैं उसको, सॉरी सॉरी सॉरी, सो सॉरी। ठीक, आर 0 है, यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं रखेगा, इक्वल्स टू 1। लेकिन अगर मैं दोनों को सेम रखूं तो यहाँ पर देखना क्या आएगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - आर, 0 फैक्टोरियल
इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। आपको मेरा नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, मैंने उसको प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करना वो वाली मेरी वीडियो वीडियो ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर सेम लूँ तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर आर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल सेम 0 ले रहा था ना, नहीं 3 फैक्टोरियल ले रहा था। ठीक है, 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। दोनों में कॉम्बिनेशन में 1 आता है, लेकिन परम्यूटेशन में एक में 1 आता है और एक में n आता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ का फॉर्मूला भी आप आई होप मैंने दो एग्जाम्पल के तौर से सिखा दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ NCR एंड NPR। ठीक है, एनसीआर की N इज इक्वल टू R, देन NCR इज इक्वल टू, अभी मैंने प्रूव करा 1। ठीक है, और अगर R इज इक्वल टू 0 देन NCR इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन जब मैं PR की बात करता हूं तब, ठीक है, तो PR यहां पर तो हमारा PR यही रहता है, लेकिन यहां पर चेंज होकर, उल्टा बोल रहा हूं ना मैं। उल्टा बोल रहा हूं, उल्टा बोल रहा हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस करूंगा जिसमें से एक कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन भी यूज होगा और एक में एडिशन और एक में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज होगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज होगा, अगले में एडिशन और उसके अगले में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, अ कॉलेज ऑफर्स 6 कोर्सेज इन द मॉर्निंग एंड 4 इन द इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग के कोर्सेज को हम नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, और इवनिंग में 4 देते हैं 1 2 3 और 4। The possible number of choices with the student if he wants to study one course in the morning and one in the evening। अब देखो यहाँ पर साइमल्टेनियस आ रहा है, साइमल्टेनियसली दो इवेंट्स हुए हैं, अकर हो रहे हैं, तो हमारा मल्टीप्लीकेटिव प्रिंसिपल यहाँ पर यूज होगा। तो क्या 6 × 4 इक्वल टू 24। सिंपल। कैसे? 1 के 4, 2 के 4, 3 के 4, 4 के 4, 5 के 4, 6 के 4। ठीक है, ऐसे करके करके आ जाएगा। अब यहाँ पर वन कोर्स इधर इन मॉर्निंग और इन द इवनिंग, तो 6 + 4 10 आ जाएगा। ठीक है, 6 + 4 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं असली क्वेश्चन। थोड़ा सा असली तो नहीं है लेकिन तब भी, इफ ए डोनेट्स द नंबर ऑफ denotes the number of permutation of x + 2 things taken all at a time। ठीक है, x + 2 permutation x + 2 be the number of permutation x taken 11 at a time। ठीक है, a इज इक्वल टू ये, b इज इक्वल टू x permutation 11 and see the number of permutation of x minus 11 things taken all at a time। c is equals to x minus 11 permutation x minus 11। ठीक है, अब a इज इक्वल्स टू 182 BC। भाई देखो 182 ना बहुत सी स्पेशल नंबर लगता है मुझे। ठीक है, बहुत सारी इक्वेशन में 182 या फिर 183 माइनस 182 आता है, बहुत सारी इक्वेशन में 182 आता है। ठीक है, मैंने जनरली देखा ही है ना, मेरे पास दो स्लाइड्स। ठीक है, तो अब क्या मैंने क्या बताया था, अगर परम्यूटेशन में दोनों नंबर सेम है तो n आता है। ठीक है, तो क्या a इज इक्वल्स टू x + 2। ठीक है, b इज इक्वल्स टू x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस 11 फैक्टोरियल। 11 है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब फैक्टोरियल की एक और प्रॉपर्टी होती है, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे करते करते आता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x इंटू x-1 x x माइनस, भाई एक मिनट, फॉर्मूला तो ठीक लगाए ना? ठीक है,
x-2 x-3 till x-10 x-11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x-11 फैक्टोरियल। ये दोनों कट गया, मतलब हमारा, अरे रेस क्यों नहीं हो रहा? अरे क्या जबरदस्ती है ये। F5 एक मिनट भाई। ठीक है, तुम्हारा ए क्या आ गया था? x+2। अरे नहीं यार, गलत स्लाइड में आ b is equals to x-1 x-2 x-3 x-4 x-5 x-6 x-7 x-8 x-9 और एंड में x-10। ठीक है, तो अब c का क्या था? x-11। ठीक है जी, ठीक है, c का ये है। अब a इज इक्वल्स टू 182 टाइम्स ये सब taken 11 at a time, x has taken 11 at a time, so x factorial x minus 11 factorial। मैं थोड़ा सा लंबा तो नहीं खींच दिया इसको? गाइस बस मैंने एक गलती करी यहाँ पर। यहाँ पर ना एक होल फैक्टोरियल लगेगा एक। ठीक है, होल फैक्टोरियल लगता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी फिर होल फैक्टोरियल लगेगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए इतना सब क्यों काट करना है। ठीक है, सीधा लिखो x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x-11 होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब 182 x+2 फैक्टोरियल, नहीं नहीं नहीं, x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x-11 फैक्टोरियल इंटू x-11 फैक्टोरियल। ये सब कट गया, इज इक्वल्स टू a फैक्टोरियल का क्या, मैं ये भी लिख सकता हूँ x+2 इंटू x+1 x फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 182 इंटू एक्स फैक्टोरियल कट गया। अब मैं एक चीज क्या लिख सकता हूँ, x+2 एंड x+1 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब मैं क्या करूँ, 182 का मैं यहाँ पर ऐसे खींच दूं। अब मैं यहाँ पर सारे फैक्टर्स लिखूँ 182 के, 182 2 इंटू 91। ठीक है, फिर 7 इंटू 13। ठीक है, और फिर 14 इंटू 13। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कॉन्जुगेटिव आ गया, x+1 इज इक्वल्स टू 13, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब मैंने x+1 ही क्यों लिया, क्योंकि x+1 छोटा था और 13 14 से छोटा है, तो x+1 13 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अब यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ही समझना था। ठीक है गाइस, मैं एक और चीज बोलूंगा। ठीक है, अब बहुत लोग मुझे ऐसे मेल नहीं लिख रहे अपने कि अब मेरा ये सोल्यूशन है। ठीक है, प्लीज लिखो। वॉइस ऑफ मैथ्स में आप चार चीजों के लिए मुझे मेल लिख सकते हो: फॉर कोलैबोरेशन, फॉर आस्किंग डाउट्स, फॉर सबमिटिंग होमवर्क क्वेश्चंस, फॉर टेलिंग न्यू आइडियाज। ठीक है, कि आपको किस वीडियो टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, फिर मैं जो आपको होमवर्क क्वेश्चंस देता हूँ उसके सबमिशन। ठीक है, या फिर आप अपना खुद का डाउट्स भी पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, और हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। आप मुझे मेल लिखो, मैं कोलैबोरेट करूंगा। ठीक है, और बस इतना ही। ठीक है, और बस एक मिनट।
मैं क्या बोलूंगा, बहुत लोगों को, मैं अभी भी बहुत लोगों से पूछ रहा था, बहुत लोगों को जैसे 10th 12th में अभी भी ये कंफ्यूजन है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हम कहाँ पर लगाएं और कहाँ पर नहीं। तो मैं उनको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ यार, कि जो तुम्हारा है ना, कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, उसको रियल लाइफ एग्जांपल में डालो। जैसे कि मेरे पास इतने वर्ड्स हैं, अब वर्ड्स है, अब वर्ड्स का हमने क्या देखा था कि डिजिट्स वर्ड्स वगैरह सब परम्यूटेशन के अंदर आता है। तो मैं उतना उसको स्ट्रेच आउट क्यों करूं जब मुझे पता है कि इसमें परम्यूटेशन ही लगेगा। ठीक है, तो मैं इतना क्यों सोचूं कि मुझे इसका कॉम्बिनेशन में लगाना है। उसमें परम्यूटेशन ही लगेगा कि मैं इतने डिजिट्स में से कितने डिजिट्स बना सकता हूँ, तो उसमें परम्यूटेशन ही लगेगा। मैं इतना उसको स्ट्रेच आउट क्यों करूं। ठीक है, तो ऐसा ना, कंफ्यूज मत हो। ऐसा लोग बोलते हैं कि 11th में आता है, मैं 9th या फिर 8th में आईओक्यूएम के लिए ऐसा कैसे पढ़ लूं, 11th का चैप्टर है, 12th का चैप्टर है, मैं ऐसे कैसे पढ़ लूं। भाई सुनो, सीबीएसई के हिसाब से ना बहुत चीजें है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपको वो आईओक्यूएम के लिए तब भी करनी है। ठीक है, तो ऐसे तो आपको जेई के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जेई भी सीबीएसई नहीं पढ़वाता इतना। ठीक है, उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे तो बोलोगे मुझे आज तक सिखाया नहीं, मैं जेई कैसे करूं। ठीक है, मैं ए ट्रिपल ई कैसे करूं, मैं एम्स कैसे, मैं एम्स का कैसे पेपर दूं, मैं नीट कैसे पास करूं। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होता, आपको खुद से भी पढ़ना पड़ता है आपको। क्योंकि जो हम आज 11th में पढ़ेंगे सीबीएसई में, वो आईसीएसई स्टूडेंट्स 9th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ आईसीएसई के कोर्स में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 11th की ट्रिग्नोमेट्री है 9th में। ठीक है, मेरा क्लासमेट लेकर आया था आईसीएसई पे, मैं शॉक हो गया कि आईसीएसई के स्टूडेंट्स हम हमसे आगे बढ़ रहे हैं इतनी जल्दी। ठीक है, तो सीबीएसई को मैं ऐसे बोलना नहीं है कि हमको ऐसा करना नहीं है। अब ऐसे तो मैं आईएएस का एग्जाम देने जाऊंगा, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आईएएस के एग्जाम में कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस है ही नहीं, आपको सब पढ़ना है। ठीक है, तो आईओक्यूएम में भी ऐसे ही है, आपको मैथ्स सब पढ़नी है। पूरे टॉपिक्स क्लियर कर लो कि आप उसके मास्टरी हासिल कर लो। ठीक है, सारे टॉपिक्स की। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।